दोस्तों, जब हम लोग इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं, चाहे अमेरिका के साथ, नेपाल, श्रीलंका या चाइना के साथ, तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है कि इन कंट्रीज के साथ हमारा जो रिलेशन है ना, वो एक रोलर कोस्टर के जैसे रहा है। कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी बहुत खराब हो गया, कभी न्यूट्रल पोजीशन में आ गए। लेकिन रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा है। इवन पिछले दिनों में आप देखेंगे कि चाइना और रशिया के बीच में जिस तरह की फ्रेंडशिप बढ़ रही है, उसके बावजूद भी इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट लेने की बात आती है तो रशिया ने हमें हमेशा से ही सपोर्ट किया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट की बात हो, चाहे वो कश्मीर वाला मुद्दा हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया और रशिया के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशंस को लेके। और ये रिलेशन सिर्फ ब्रिटिश इंडिया तक लिमिटेड रहने वाले नहीं है। 555 ईयर्स पहले एक रशियन ट्रैवलर ने इंडिया में ट्रैवल किया था, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया के लिए रशिया इंपॉर्टेंट क्यों है, रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, इंडिया इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि मुंबई से लेकर रशिया तक जाता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा चेन्नई से लेकर रशिया के बीच में हमने जो नया मैरीटाइम रूट बनाया है उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रह्मोस के बारे में बात करेंगे, S-400 के बारे में बात करेंगे। लेकिन यह भी जानेंगे कि जो दुनिया में सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, इजराइल वॉर हो, अमेरिका के साथ जो रशिया का दोबारा सिचुएशन खराब हो गया है, उन सभी मुद्दों के ऊपर हमारे बीच में अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया और रशिया के रिलेशन के बीच में जो दिक्कत पैदा कर सकती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। भैया एक रशियन ट्रैवलर थे बहुत साल पहले, इनका नाम था अफनासी निकितिन, आपको याद रखना है। देखिए, यूजुअली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1942 के अंदर इंडिया में वास्को डी गामा आया था और वास्को डी गामा ने इंडिया की तरफ आने का सी रूट उसको डिस्कवर किया था। लेकिन वास्को डी गामा से पहले भी दो ऐसे ट्रैवलर रहे हैं यूरोपियन जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, जिसमें थे एक थे रशियन ट्रैवलर अफनासी निकितिन और दूसरे ट्रैवलर थे इटली से। बड़े फेमस ट्रैवलर हैं, अगर आप इनका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो ये 1969 के अंदर भाई ये कहां पे आए, गुजरात में आए। गुजरात में आने के बाद इन्होंने कई जगह पे ट्रैवल की और इन्होंने बाद में बुक लिखी जिसका नाम है वॉयेज बियॉन्ड थ्री सीज। और इन्होंने इंडिया में कहां कहां पे ट्रैवल की, वो जब रशिया से इंडिया की तरफ आ रहे थे कौन कौन से रूट से आ रहे थे, इंडिया में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो सभी बातें इन्होंने यहां पे देखी हैं। उस समय में जो ब्राह्मणी किंगडम हुआ करता, तो ब्राह्मणी सल्तनत हुआ करती थी, वहां पे ये काफी समय तक रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि जब वो वहां पे रहे तो ये मुस्लिम जो है फेथ में कन्वर्ट हो गए थे और इन्होंने अपना नया नाम रख लिया था जिसका इनका नाम था खोजा यूसुफ खोरसानी। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है इन्होंने जो इंडियन सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्व किया, इन्होंने यह पाया कि जो हमारे देश में आम आदमी था ना, वो तो भाई गरीबी में रह रहा है, मतलब उसके पास कुछ खास सुविधाएं थी नहीं। लेकिन जो एलीट क्लास हैं, जो राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो लग्जरी में रहते हैं। इन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि इंडिया के अंदर जो लोग अलग अलग फेथ को मानते हैं, 84 फेथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पे वो फेथ की बजाय जो है वो कास्ट की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग फेथ में या कास्ट में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो है डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी कि कास्ट सिस्टम जो है उस समय में भी इंडिया में काफी प्रेवलेंट हुआ करता था, इनकी राइटिंग से ये पता चलता है। इन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जो है वो अलग अलग फेथ या कास्ट को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी एक कॉमन गॉड को फॉलो करते हैं। तो आप जो है उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ सकते हो। अभी 2024 के अंदर क्या हुआ, एक नया हम लोगों ने कैंपेन चलाया है जिसका नाम है वॉयेज @ 555। मतलब ये जो आए थे 1469 के अंदर, इनको आए हुए जो है 555 साल भैया पूरे हो चुके हैं। तो हम इनके कैंपेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ रशियन ऑफिशियल्स हैं, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो उन सभी जगह पे ट्रैवल करेंगे जहां पे इन्होंने किया था। तो ये कैंपेन हम लोगों ने बेसिक चलाया था, एक काइंड ऑफ एक गुडविल जेस्टर है बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में जब हम रिलेशन की बात करते हैं। अब आते हैं ब्रिटिश इंडिया पे। ब्रिटिश इंडिया के साथ जो रशिया का इक्वेशन था वो भी थोड़ा खट्टा मीठा ही था। हालांकि क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे तो एक दूसरे को जो है वो थोड़ा सा डाउट की नजर से देखा करते थे। बट इन्होंने 1-to-1 जो है कन्फ्रंटेशन को एक्चुअली काफी समय तक अवॉइड किया है, रशिया ने और ब्रिटेन ने, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर अपनी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या ब्रिटिश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 1821 के अंदर पहली बार मॉस्को में इंडिया की एम्बेसी को ओपन किया गया। इंडियन एम्बेसी मतलब ब्रिटिश इंडिया की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। बाद में 1952 में जो भैया देश जब आजाद हो गया तो एम्बेसी जो इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। उसके अलावा रशिया का जो पहला कंसुलेट था वो 1900 के अंदर मुंबई में बना और बाद में 1910 के अंदर 10 साल के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया।
जब इंडिया आजाद हुआ तो डेफिनेटली अप्रैल 1947 के अंदर हम लोगों ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया के साथ एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हम लोगों ने यहां पे एस्टेब्लिश कर दिया। तो रिलेशन तो एक्चुअली बहुत पुराना है। और देखिए, जब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग भैया नेहरू जी को पीछे नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली, क्योंकि नेहरू जी इवन इंडिपेंडेंस से पहले एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके थे, दुनिया भर में यात्राएं करते थे, चाहे यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो, जर्मनी में ये गए, जो हर जगह पे लगभग लगभग गए हैं। तो 1927 में जब नेहरू जी बहुत यंग हुआ करते थे और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की हुई थी उस समय अच्छी खासी, तो 1927 में नेहरू जी पहली बार रशिया में गए। और आप जो है इसके पीछे की कहानी याद रखिए, वर्ल्ड वॉर वन की जब हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर वन की बात करते हैं, तो रशिया एंड मोमेंट पे वर्ल्ड वॉर वॉर से अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि रशिया के अंदर हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन मतलब जो हम लोग कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन बोलते हैं, यह रशिया के अंदर हुआ। और वहां पे जब सोशलिज्म आया तो वहां पे प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, जो प्राइवेट बिजनेस हुआ करते थे, वो सारे छीन लिए गए और सारी की सारी चीजें सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद रशिया अचानक से बहुत कम समय में इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया। स्टेट पॉलिसी के तहत रशिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट किया। और जब 1927 में नेहरू जी वहां पे गए ना भाई, रशिया की जो डेवलपमेंट थी, जो ग्रोथ थी, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको देख के दंग रह गए। और नेहरू जी रशिया की इस पॉलिसी से, जो कि स्टेट कंट्रोल थी, काइंड ऑफ सोशलिज्म की आप बात कर सकते हो, पूरी तरह से कम्युनिस्ट तो नहीं थे, वो थोड़ा सोशलिज्म वाला एस्पेक्ट था। इतने ज्यादा इंप्रेस हुए नेहरू जी, तो इनको लगा कि हमारे देश के लिए भी, इंडिया के लिए भी ये पॉलिसी काम करेगी। और जब ये बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, इवन इनके जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके दौरान भी जो है ये सोशलिस्ट जो है आखिर तक रहे। और उसके बाद जो है जो मार्क्सिस्ट और जो और लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, नेहरू जी उससे काफी इंप्रेस रहे। बाद में जो है 5 ईयर प्लान जब हम लोग यहाँ पे लेके आए, इंडिया ने आजादी के बाद जो है लैंड रिफॉर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जिसे हम लोग मोनोलोबिस प्लान बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने रशिया से इन्फ्लुएंस होकर लिया। जब हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो पूरा आइडिया रशिया से आया। तो अब ये देख सकते हो कि इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारे अर्ली स्टेज में हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो रशिया से इन्फ्लुएंस थी। मतलब हमारा झुकाव जो है वो सोशलिज्म की तरफ था, नेहरू जी का और जो दूसरे उस समय में लीडर हुआ करते थे। तो देखिए 47 में जब देश आजाद हुआ ना, तो एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, यूएसएसआर जिसको हम लोग बोलते थे, तो दोनों के बीच में एक ना आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। और इस आइडियोलॉजिकल वॉर में दोनों ही पार्टी जो है नए जो देश इंडिपेंडेंस हो रहे थे उनको अपने साथ लेके आना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि भाई इंडिया जो है उसकी कैंप में आ जाए, रशिया चाहता था कि इंडिया उसके कैंप में आ जाए। और इस कैंप को लेके वो है जो थोड़ी सी जो है एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन बनाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन शुरुआत से ही नेहरू जी ने यह बता दिया था पूरी दुनिया को कि हम लोग किसी भी कैंप में नहीं रहेंगे, बट आइडियोलॉजिकली हम लोग जो है सोशलिज्म को फेवर करते हैं। और यही वो आइडियोलॉजी है जिसने रशिया के साथ हमारे रिलेशन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिफाइन किया। और आज भी यही आइडियोलॉजी, जब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, आज भी हमारे रिलेशन को डिफाइन करता है। तो शुरुआती दौर में जो है हमारे रिलेशन किस तरह से इंप्रूव हुए, देखिए जब ऑब्वियसली 1947 में जब बाइफर्केशन इंडिया का हो रहा था, सब चीजें हो रही थी, तो कश्मीर का मुद्दा उठा, राइट। जो पाकिस्तानी जो लड़ाके थे और पाकिस्तान आर्मी के भेष में उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो काफी ज्यादा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का जो है कंट्रोल में चला गया। ये मामला पहुंचा भाई कहां पे, यूनाइटेड नेशन के अंदर। आप ये भी चीज देखें कि यूनाइटेड नेशन उस समय तक बहुत ज्यादा टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, नया ऑर्गेनाइजेशन था ना, 5-7 साल पहले ही बना था। तो नेहरू जी को लगा और बहुत सारे लोगों को लगा अगर यूएन के अंदर इस मुद्दे को लेके जाएंगे तो हमारी बात को सुन लिया जाएगा, क्योंकि लेजिटिमेटली अगर देखें, लीगली तौर पे देखें, तो कश्मीर के ऊपर हमारा हक बनता है, क्योंकि वहां के राजा साहब ने जो है वो जो एक्सेशन है वो इंडिया की तरफ साइन कर दिया था। तो मामला चला गया यूएन के अंदर। यूएन में जब ये मामला गया ना, तो रशिया वाज द ओनली सुपर पावर जिसने इंडिया के कश्मीर के हक को या उस मुद्दे पे इंडिया को सपोर्ट किया। वहां से हमारे जो रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत बढ़िया हो गए। हालांकि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस समय सोवियत यूनियन के जो लीडर थे स्टालिन, वो इंडिया को थोड़ा डाउट की नजर से देखते थे। हालांकि नेहरू जी उनकी बहुत प्रेज किया करते थे, स्टालिन की भी। लेकिन बाद में जो है चीजें बदल गई। उस आजादी के बाद में भी 1955 के अंदर नेहरू जी ने रशिया की यात्रा की और रिलेशन बहुत इंप्रूव हो गए। और इवन जो 1955 में ही रशिया के जो लीडर थे ख्रुश्चेव, वो भी इंडिया के अंदर आए। और देखिए
1956 में या 1950s में जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना शुरू किया। इंडिया को लगा भाई हमें रशिया के जैसे इंडस्ट्रियलाइज करने की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्री आपको लगानी है तो कैसे करोगे। हम लोगों ने कई कंट्री से पूछा कि भाई आप हमारी हेल्प को, तो जैसे ब्रिटेन ने हमारी हेल्प कर दिया, जर्मनी ने थोड़ी हमारी हेल्प कर दी, राउरकेला वगैरह वो सब बना दिया, दुर्गापुर के अंदर जो प्लांट लगाया हम लोगों ने ब्रिटेन की हेल्प से लगा दिया। इसी तरह से दो ऐसे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट रहे, जिसमें एक आता है भिलाई और एक आता है बोकारो। ये दोनों हम लोगों ने रशिया की हेल्प से बनाए। लेकिन देखो आप बोलोगे सर वो तो हमने ब्रिटेन की हेल्प से भी बनाए हैं, रशिया ने कैसा खास किया है। रशिया के साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी का रिलेशन है वो इसलिए खास है क्योंकि रशिया हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। जोसेफ स्टालिन जो रशियन लीडर रहे, इन्होंने जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या कहा, इन्होंने कहा दैट बोथ यू एंड मिस्टर नेहरू आर पर्सन्स whom we do not consider our enemies. This will continue to be our policy and you can count on us. मतलब नेहरू जी हैं, हमारा जो इंडिया है, आप हैं, आप हमारे किसी भी तरह से दुश्मन नहीं हो। आप हमारे ऊपर ये भरोसा रख सकते हो कि ये जो दोस्ती है वो बनी रहेगी और इंडिया के अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इतना बहुत अच्छी बेसिकली हमारे बीच में एक उस समय रिलेशन जो है सेटअप हो गया था। और मैंने आपको पहले बताया ही है कि रशिया के जो लीडर थे खुरबुचे, उन्होंने इंडिया में 1955 के अंदर यात्रा की, बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ इनका। मिलियन लोग जो है इनको देखने के लिए उस समय पे आए थे। और उस समय पे पूरी दुनिया के सामने खुरबुचेव ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इंडिया हमारा बहुत खास फ्रेंड यहां पे रहने वाला है। अब हुआ ये, जब ये 1950 में आए, इंडिया के साथ उस समय चाइना के रिलेशन खराब होने शुरू हो गए थे। आपको बहुत अच्छे से हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब इंडिया चाइना रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन के अंदर इलीगल तौर से चाइना जो है वो सड़क बनानी शुरू कर दी थी। तो इंडिया की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, हम लोगों ने कुछ बटालियन वगैरह वहां पे सेटअप कर दिया था। तो 55, 56, 7 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ कुछ इशू होने लगे थे और 1959 के अंदर ये इशू काफी ज्यादा बढ़ गए। आपको पता है कि उस समय पे एक मूवमेंट चल रही थी तिब्बत की फ्रीडम को लेके, और दलाई लामा इंडिया में आए थे। तो 1959 में ही वो आए थे। 1959 में इंडिया और चाइना के बीच में अच्छी खासी झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, कुछ इंडियन सोल्जर मारे भी गए थे। 1959 के उस ब्रीफ वॉर में जो इंडिया चाइना के बीच में हुआ था, रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। रशिया ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया इसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है जो 1959 में हुआ था। हालांकि 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ ना, उसमें रशिया ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट नहीं किया। हालांकि बैक में सपोर्ट कर रहे थे लेकिन ओपनली इंटरनेशनली नहीं किया। फिर आता है जी बात 1965 में। 1965 में अब जो खुरबुचेव थे पहले लीडर, वो तो नहीं रहे, उनकी जगह पर नए लीडर आ गए जिनका नाम था ब्रेजनेव। ब्रेजनेव जो है वो खुरबुचेव की तरह जो है ना, वो थोड़ा सा वैसे नहीं थे, वो थोड़ा बैलेंस बनाने की बात किया करते थे। तो 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुआ, पाकिस्तान को ना तो रशिया ने ओपनली क्रिटिसाइज किया और ना ही इंडिया को ओपनली सपोर्ट किया। इस बार रशिया ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया और इन्होंने एक मिडलमैन की तरह काम किया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस यानी कि सीज फायर करवाने की कोशिश की और फाइनली ये सीज फायर हो भी गया। तो ताशकंद के अंदर जब हमारा सीज फायर हुआ, अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री जी वहीं पे हार्ट अटैक से उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। तो 1965 में ये सब हुआ। सोचने की बात यह है कि उस समय ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रशिया ने यहां पे बाजी मार ली और उसके बाद जो है हमारा रिलेशन डेफिनेटली और यहां पे इंप्रूव होने लगे। और फिर आता है 1970s का डिफाइनिंग मूवमेंट, जहां पे इंडिया और रशिया के रिलेशन एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों 1971 के अंदर होता है इंडिया और पाकिस्तान वॉर, और इससे पहले हम लोगों ने रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा साइन किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ और रशिया ने हमें सिर्फ स्टेटमेंट से सपोर्ट नहीं किया, एक्चुअली में सपोर्ट किया। उस समय जो अमेरिका की जो फ्लीट था
वो इंडियन ओशन के अंदर आ चुका था। मतलब इंडिया को अमेरिका ओपनली थ्रेट कर रहा था कि भाई आप बांग्लादेश के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, ये पाकिस्तान का अपना मामला है। लेकिन रशिया वाज द ओनली कंट्री जिसने इंडिया को सपोर्ट किया। इवन रशिया की जो बहुत सारी सबमरीन थी वो इंडियन ओशन के अंदर तैनात कर दी गई थी, और वो एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई रशिया जो है वो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा होगा, इसके लिए चाहे उसको वॉर भी क्यों ना करना पड़े। और ये एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है जिसकी वजह से आज भी इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है इतने ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया में किसी आदमी से जाके पूछोगे ना कि भाई रशिया के बारे में आपका क्या विचार है, तो आपको यही कहेगा कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये हमारी साइकी में घुस गया है कि रशिया ने हमें ऐसे मूवमेंट के ऊपर सपोर्ट किया था जब हमें अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने वाला था। तो ये ट्रीटी के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी है। इसे कहते हैं इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ द पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि 1971 में हुई। हालांकि देखिए सोचने की बात है, 1969 के अंदर इस ट्रीटी का प्रपोजल रशिया ने इंडिया को दे दिया था 69 में, लेकिन उस समय हम लोग शायद रेडी नहीं थे। तो 1971 तक जो है भाई चीजें बिगड़ती गई। ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पे जो अमेरिकन पाकिस्तान आर्मी है उसने बहुत जेनोसाइड करना शुरू कर दिया। तो फिर हमें रियलाइज हो गया था कि 1971 में अब हमें ट्रीटी कर लेनी चाहिए, तो हम लोगों ने ये ट्रीटी किया। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये ट्रीटी ये कहती है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला होगा तो रशिया के ऊपर हमला मान लिया जाएगा, और शायद इसी वजह से 71 में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। लेकिन ट्रीटी के अंदर ओपनली ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करेगी तो हम लोग रशिया के ऊपर अटैक उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूं। ट्रीटी ये कहती है दैट इन द इवेंट ऑफ एन अटैक और थ्रेट टू ईदर कंट्री इमीडिएट कंसल्टेशन विल टेक प्लेस। तो कंसल्टेशन वर्ड यहां पे यूज किया गया है। यह नहीं कहा गया कि अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक करेगा तो रशिया जो है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आएगा एंड द वाइस वर्सा। सिर्फ कंसल्टेशन की बात की गई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि सिर्फ कंसल्टेशन होते हुए भी वो हमारी सपोर्ट में डायरेक्ट आ गए। इसके बाद जो है वो चीजें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली गई। उसके अलावा इसी ट्रीटी का जो आर्टिकल 8 है वो क्या कहता है? कहता है नीदर इंडिया नॉर सोवियत यूनियन शैल एंटर इनटू एनी मिलिट्री अलायंस डायरेक्टेड अगेंस्ट द अदर पार्टी। हम किसी भी ऐसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे जो इंडिया के खिलाफ में हो या फिर रशिया के खिलाफ में हो। शुरुआत में जो है ये ट्रीटी 20 साल के लिए रखी गई थी, यानी कि 1991 तक रखी गई थी। 1991 में ये एक्सपायर हो गई, और वही साल है भाई जब यूएसएसआर भी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके टुकड़े हो गए थे। लेकिन 1993 के अंदर हम लोगों ने इस ट्रीटी को दोबारा से रीन्यू कर दिया था। लेकिन 1970s का दौर वो था जब कोल्ड वॉर जो है अपने पीक पे था, और उस कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो किया हुआ था आइडियोलॉजिकली, लेकिन प्रैक्टिकली डेफिनेटली हम लोग रशिया के कैंप में थे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां से हम लोग डायरेक्ट हेल्प ले रहे थे। और वही वो टाइम था जब हम लोगों ने एक जो है बेसिकली यहाँ पे साइन किया ट्रीटी, जिसे कहते हैं इंडो सोवियत जॉइंट कमीशन ऑन द इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड द टेक्निकल कोऑपरेशन। ये इसको 1972 में हम लोगों ने किया था। काइंड ऑफ जॉइंट जो है कोऑपरेशन ये हुआ करती थी। तो ऐसा इंडिया ने पहले किसी कंट्री के साथ नहीं किया था, जिसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडिया के, बहुत सारे रशिया के आपस में बैठ के कोलैबोरेट करते हैं। अब फिर इंडिया में इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी लगने के बाद जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई। मोरारजी देसाई की जब सरकार आई 1997 में, तो देसाई जी का यह कहना था कि देखिए भाई रशिया के साथ तो ठीक है, हमारे रिलेशन चल ही रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के साथ भी हमें अपने आप को थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। यह देसाई जी का एक आइडिया था। देसाई जी की सरकार 2 साल में चली गई। 1980s के अंदर फिर से इंदिरा गांधी जी आ गई। इंदिरा गांधी जी का भी यही मानना था कि अब हम लोग डिप्लोमेटिकली रशिया के ऊपर खाली डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ भी हमें रिलेशन थोड़े से ठीक ठाक मेंटेन करने पड़ेंगे। क्योंकि उस समय तक वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये एक बात चल पड़ी थी, वो लोग मान के चले थे कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से रशिया के कैंप में है, वो सिर्फ बोलने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट है। अब देखिए ये होता भी रेसिप्रोकल, यानी कि तुमने मेरे लिए कुछ किया तो मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ किया। अब उसी कोल्ड वॉर के दौरान 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट भी बैठा दी। अब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के इस इन्वेजन को डेफिनेटली क्रिटिसाइज किया। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी मामला गया। अब सोचिए इंडिया ने क्या किया होगा यूएन के अंदर। इंडिया वहां से डायरेक्टली कंडेम करने के बजाय अब्सटेन हो गए। हम उस मीटिंग में गए ही नहीं। इसका मतलब यह होता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसकी फेवर में वोट नहीं कर रहे हो,
लेकिन वहां पे अब्सेंट हो, इसका मतलब यही है कि आप उसको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हो। अरे भाई 71 के अंदर रशिया ने जब इंडिया को इतना ओपनली सपोर्ट किया, तो क्या इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा उसको? क्या डेफिनेटली करेगा। हालांकि इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस इवेजन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को रशिया को डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें डायरेक्टली सपोर्ट किया था। आप यहां पे और देखिए, वही एक ऐसा समय था जब इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन भी एक्टिव होने लगे। हमारे इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड होता है जिसे डीगो ग्रासिया कहते हैं, अभी तो मॉरिशस को इसका कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। डीगो ग्रासिया के अंदर जब अमेरिका का नेवल बेस बनाया गया, इंडिया ने ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया और रशिया ने भी इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया उस समय पे। और जब बात इतनी अच्छी हो रही थी तो राजीव गांधी जी ने 1985 के अंदर अमेरिका के अंदर विजिट किया। अब आता है डिफाइनिंग मोमेंट। देखिए 1960s के अंदर इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। होमी जहांगीर भाभा जी थे और भी बहुत सारे लोग थे साइंटिस्ट जो इसके बारे में काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय चाइना भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाइना ने 1968 के अंदर न्यूक्लियर वेपन बना दिया और इंडिया नहीं बना पाया, क्योंकि हमने तो पहला टेस्ट 1974 के अंदर ही किया था भाई। लेकिन जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, 68 के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और यह ट्रीटी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। पहले हिस्से में वो कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि जिसे हैव्स कहते हैं। दूसरी कंट्रीज वो हैं जिन्हें कहते हैं हैव नोट्स, जिसके अंदर वो कंट्री हैं जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और ये ट्रीटी कहती है कि जिन 5 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है ना भाई, उन्हीं के पास रह सकते हैं, कोई और आदमी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। तो इंडिया ने कहा कि भाई ऐसी ये क्या बात हुई, हमारा पड़ोसी है चाइना, इसके साथ हमारा वॉर हो चुका है और आप कह रहे हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग न्यूक्लियर वेपन ही ना बनाएं। इसलिए इंडिया इस न्यूक्लियर एनपीटी के ऊपर इंडिया ने सिग्नेचर ही नहीं किए। इंडिया ने कहा या तो न्यूक्लियर वेपन किसी के पास नहीं होने चाहिए, या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमें भी हक है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हो। अमेरिका, फ्रांस वगैरह सबने इंडिया को क्रिटिसाइज किया इस मूव के लिए। रशिया वॉज द कंट्री जिसने इंडिया को सपोर्ट किया और यह कहा अगर आप एनपीटी में मेंबर नहीं भी हो तब भी आपको मैं सपोर्ट करता हूं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखता है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह सबसे पहली बार हम लोगों ने रशिया के साथ किया। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो फ्यूल है, इसकी मैन पावर है, इवन वो भी रशिया से आई। तो एक तरफ पूरी दुनिया जो है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बाद जो 74 में हमें किया, हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहे थे, वहीं पे रशिया वॉज द ओनली कंट्री जो न्यूक्लियर फील्ड में भी इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अगर हम लोग डोमेस्टिक बात करें तो रशिया के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय इसको यूएसएसआर कहते थे। और 1991 के अंदर जो है यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया, और ऐसा माना जाता है कि इस डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है कोल्ड वॉर की जो है वो खत्म हो गया। हालांकि अब दोबारा से कोल्ड वॉर चल रहा है, यूक्रेन वगैरह में जो चीजें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि रशिया खुद वीक हो गया था, यूएसएसआर खुद काफी कमजोर पड़ गया था इकोनॉमिकली वगैरह, तो इंडिया के रिलेशन डेफिनेटली थोड़े से यहाँ पे हैम्पर तो होंगे। तो 1991 के बाद इंडिया को भी रियलाइज हुआ कि आप एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई तो अपने को करना पड़ेगा। तो रिलेशन थोड़े से खराब हुए कुछ टाइम तक के लिए, बट 1993 में फिर से हम लोगों ने अपनी ट्रीटी को रिन्यू किया। बट इकोनॉमिकल फ्रंट पे देखा जाए तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को जैसे ही ओपन अप किया तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज जो इंडिया की तरफ आने लगी। वो इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा सा फिर जो है यूरोप की तरफ, जो है अमेरिका की तरफ जाने लगे। लेकिन रशिया के साथ हमारे डिफेंस रिलेशन आज भी बड़े जबरदस्त रहे। 70 से ही हम लोग अपनी जो वेपन रिक्वायरमेंट है वो रशिया से ही पूरी कर रहे हैं। इवन आज भी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के जो 80% जो भैया डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग रशिया के ऊपर ही डिपेंड करते हैं आज भी, 2024 में भी, इतना डाइवर्सिफाई करने के बाद भी। तो क्योंकि हमारे बीच में डिफेंस रिलेशन तो है ही ना, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 2000 के अंदर अब एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर लिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि भैया अब हम लोगों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। अब हम लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बनाएंगे, अब हम लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे। एक दूसरे को कैसे डिफेंड करना है, जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर चीजें हो रही हैं उसके साथ अपनी पॉलिसी को कैसे चेंज करना है। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन मतलब आप कह सकते हैं डीप रिलेशन आप यहां पे मानी जाती है। एक चीज आपको और बताता हूं, मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में बात किया था। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, अमेरिका की लीडरशिप में बहुत सारे कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया था जिसे कहते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसको कहते हैं। तो ये वो कंट्रीज का ग्रुप था दोस्तों जो न्यूक्लियर जो फ्यूल है, यूरेनियम वगैरह, वो सप्लाई किया करती थी। और इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया ना, तो इस ग्रुप ने यह कह दिया कि हम लोग इंडिया को न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो सप्लाई नहीं करेंगे। रशिया वॉज द ओनली कंट्री जिसने यह कहा कि नहीं नहीं नहीं,
एनएसजी का पार्ट होते हुए भी मैं इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया इस न्यूक्लियर फ्यूल का मिसयूज नहीं करेगा। तो रशिया वाज द कंट्री जिसने हमारे ऊपर भरोसा उस समय पे दिखाया। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम लोगों ने डेफिनेटली यहां पे किया। उसके बाद जो एनुअल मीटिंग्स वगैरह हम लोग लगातार करते रहे, और आप यहां पे देख सकते हो कि राजनाथ मीट्स पुतिन इन मॉस्को, हेल्स इंडो रशिया टाइज एज द हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन। मतलब भाई माउंट एवरेस्ट से ऊंची, उससे भी ऊंची अगर कोई माउंटेन है, इतना दोस्ती हमारे बीच में है। तो दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर जो है वो काफी हद तक रिलाय भी करती हैं, भरोसा भी करती हैं। देखिए बात कही जाती है जियोपॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि भैया जियोपॉलिटिक्स ना वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे जो है काम करती है। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई तुमसे मुझे कुछ फायदा है और मुझे तुमसे कुछ फायदा है। मैं तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशन तभी बनाऊंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे, एंड वाइस वर्सा। इंडिया और रशिया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, राइट। आप देखिए पिछले कुछ समय में जिस तरह से चाइना का राइज हुआ, पहले तो कोल्ड वॉर के दौरान तो दो ही सुपर पावर हुआ करती थी, फिर जो है यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया, अमेरिका सिर्फ एकमात्र पावर बनी रह गई। अब पिछले कुछ समय से जब चाइना का राइज हो रहा है, तो अमेरिका जो रशिया, देखिए हमें देखने में लगता है कि रशिया चाइना बड़े अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, लेकिन जो वो हिस्टोरिकल बैगेज है ना, वो हेजमनी है, वो अभी भी रशिया की कायम है। तो रशिया जो है चाइना के राइज को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए इंडिया के ऊपर रिलाई करता है। रशिया का यह मानना है कि आज के समय में कोई भी एक कंट्री सुपर पावर नहीं हो सकती है, तो वो मल्टीपोलर जो है उसकी बात करता है। आज के समय में रशिया हमारा सिर्फ इंपोर्टर नहीं है, डिफेंस इंपोर्टर, हम जॉइंट रिसर्च भी करते हैं, रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है। इंडिया और रशिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इनका यह कहना है कि भैया आप के कंट्री के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए आप जो भी डिसीजन लो, आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के ऊपर डिपेंड मत करो। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट होते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सकता हूं। इवन आप ये भी देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाई थी, अभी फिलीपींस को हम लोग वो मिसाइल दे रहे हैं और रशिया इसके लिए अग्री भी कर गया है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर एनएसजी, ब्रिक्स, एससीओ वगैरह के अंदर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए रशिया का बहुत सिग्निफिकेंस है बहुत सारी चीजों को लेके। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। आज भी हमारी मोस्टली केसेस में देखा जाए तो कहा जाता है कि 80% के आसपास जो जरूरतें हैं डिफेंस की, वो हमें रशिया से पूरे करते हैं। S-400 ट्रायम्फ जिसको बोलते हैं, अलग से भी बताऊंगा आपको मैं, ये दुनिया का सबसे सुपीरियर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया ने इसको हमें दिया, हालांकि ये बाद में चाइना को भी दिया गया, लेकिन इंडिया को तो दिया ही है। उसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में मैं आपको बताऊंगा, ये जो रूट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या है यहां पे, देखिए जरा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है दोस्तों, ये कॉरिडोर ना, देखिए आप यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे भैया है रेड सी और यहां पे पड़ती है स्वेज कनाल। तो अगर इंडिया को रशिया जाना है तो यहां से होते हुए रेड सी से, फिर स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन ओशन को कंट्रोल करते हुए भैया नॉर्थ सी से, और फिर हम लोगों को यहां पे सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया में एंट्री मिलती है। तो ये बहुत लंबा रास्ता है, इसमें बहुत टाइम लग जाते हैं, 40 से 45 दिन लग जाते हैं एक ट्रिप के अंदर। और ये सेंसिटिव भी है क्योंकि रेड सी के अंदर जिस तरह की आजकल चीजें हो रही हैं, अटैक्स वगैरह हो रहे हैं हूथी रेबल्स वगैरह को लेके, और जिस तरह से जो है ईरान वाला इशू चल रहा है, इजराइल वाले इशूज चल रहे हैं, तो ये जो सी रूट है ना वो उतना सेफ भी नहीं है। तो काफी लंबे समय से बेसिकली इंडिया रशिया एक अल्टरनेटिव रूट की बात कर रहे थे, और इसी रूट को कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये मुंबई से स्टार्ट होता है, मुंबई से स्टार्ट होते हुए ये जाता है ईरान में, जैसे बंदर अब्बास वहां पे एक पोर्ट है, फिर यहां से कुछ रेलवे लिंक वगैरह हम लोगों ने बनाया है, और फिर ये कैस्पियन सीज को क्रॉस करते हुए बाकू और अस्त्रखान जाता है, फिर यहां से जाता है भैया सीधा मॉस्को और जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये रूट हम लोगों ने पूरी तरह से चेंज ही कर दिया। और इस रूट की कमाल की बात यह है कि पहले जो डिस्टेंस 7200 किलोमीटर हुआ करता था, ये आपका घट के बहुत ही कम रह गया है। पहले आपको वहां पे कम से कम 45 डेज लगा करते थे, अब ये आपको सिर्फ 25 डे में ही वहां पे पहुंचा सकता है। तो इसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कॉस्ट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बड़ी जबरदस्त हो गई।
हम लोगों ने 2021 के अंदर भाई 2+2 डायलॉग भी शुरू किया। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशन का ही एक पार्ट होता है 2+2 डायलॉग, जिसमें दोनों कंट्री के दो दो मिनिस्टर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते हैं। जैसे यूजुअली इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ये बैठ के बात करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। और अब यहाँ पे चीज देखिए ना कि इंडिया जो है वो एससीओ का पार्ट है, राइट। इंडिया क्वाड का पार्ट भी है, राइट। तो क्वाड का पार्ट होते हुए रशिया इंडिया से थोड़ा नाराज तो है कि भाई आप अमेरिका जापान वाले ग्रुप में चले गए। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके ग्रुप में भी हूं। तो ये जो 2+2 डायलॉग हम लोग रशिया के साथ करते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरी अलायंस को ऑल्टरनेट करने का तरीका एक इंडिया का हो सकता है। रशिया और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ा एरिया है कोऑपरेशन का, वो है डेफिनेटली डिफेंस। और डिफेंस में जैसे T-90 जो टैंक्स हैं वो हम लोग बहुत समय से यूज कर रहे हैं। इंडिया का मेजर टैंक इसी को ही माना जाता है। S-30 MK एयरक्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो रिसेंटली हुआ है, वो है S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए, अमेरिका का एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं थाड। और ये जो S-400 है ना, ये थार से भी ज्यादा एडवांस है। 2018 में $5.43 बिलियन का डील हम लोगों ने किया था और अभी फाइनली इंडिया को S-400 ट्रायम्फ सिस्टम मिल चुका है। अभी इसका एक और एडवांस वर्जन है जो इंडिया अभी वो भी लेने वाला है। हालांकि बाद में ये जो S-400 है वो चाइना को भी दिया गया, लेकिन इंडिया के पास ये होने का मतलब ये है कि अब इंडिया अपने आप को बेटर डिफेंड कर सकता है। भाई 400 किलोमीटर से दूर आने वाली मिसाइल जो है ना, उनको भी एंगेज कर सकता है। सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर अगर कोई टारगेट इंडिया की तरफ आ रहा है तो उसको ये एंगेज कर सकता है। तो हमारी जो डिफेंस है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया S-400 के आने के बाद। ठीक है, हमारा जो MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है वो हम लोग यहां से लेते हैं। भाई ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे एडवांस जो है वो मिसाइल मानी जाती है, वो हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। और अभी रिसेंटली जो AK-23 राइफल है, ये रशिया इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोग इसको भी करने वाले हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही रशिया की जरूरत है, भाई रशिया को भी इंडिया की जरूरत है। आप एक चीज देखिए, जब रशिया के ऊपर बहुत सारी कंट्री ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, खासकर अमेरिका ने, उस समय इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। $65.5 बिलियन का ट्रेड हम लोग रशिया के साथ करते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके अलावा ब्रिक्स कंट्री का हम लोग पार्ट हैं, एससीओ का हम लोग पार्ट हैं। इवन थोड़े समय पहले इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है। लेकिन ये सब बातें होते हुए ना, फिर भी इंडिया और रशिया के बीच में कुछ तो दिक्कतें हैं, जो कि एक हेल्दी रिलेशन के अंदर बेसिकली होता भी है। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो आता है रिसेंटली जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया है, राइट। वेस्टर्न जो कंट्री है वो इंडिया को ये कहती हैं कि भाई आप रशिया के साथ जो ऑयल परचेजिंग करते हो मत करिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद जो है इंडिया रशिया से डिस्काउंट रेट पे ऑयल मंगाता है। और आज के टाइम पे इंडिया रशिया का सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर भी है, जो हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज का यह कहना है कि भाई साहब, क्योंकि आप यूक्रेन से रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इस वॉर को फंड भी कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने इस बात को सुना नहीं। बट ये चैलेंज तो है हमारे बीच में। अब ये देखिए, जो लास्ट जो डिफेंस डील हुई थी इंडिया रशिया के बीच में, वो S-400 की हुई थी। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया को साफ साफ कह दिया है, अगर आप रशिया के साथ कोई इस तरह की डील करते हो ना, तो मैं आपके ऊपर काटसा लगा दूंगा। काटसा का मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है अगर इंडिया से रशिया अगर रशिया से कुछ परचेज करता है तो थोड़ा सा ये जो डिफेंस डील है वो भी कम हुई है। और क्योंकि इंडिया ने भी अपनी जो नीड्स है वो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग अमेरिका से भी बहुत कुछ परचेज कर रहे हैं, इजराइल से भी कर रहे हैं, फ्रांस से भी कर रहे हैं, जर्मनी से भी कर रहे हैं। तो इंडिया भी थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। उसके अलावा जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, कहीं ना कहीं रशिया आइसोलेट हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो उसकी वजह से रशिया और चाइना के बीच में भाई जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, नजदीकियां भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि रशिया की डिपेंडेंसी बढ़ रही है चाइना के ऊपर आज के टाइम पे। तो क्योंकि वो दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो ये एक रशिया की तरफ से इंडिया को चैलेंज तो है। क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते अब कि 1971 के जैसे अब रशिया इंडिया को ओपनली सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि तब तो वो चाइना के साथ उसका इशू हुआ करता था। इवन एक ब्रीफ वॉर भी हुआ है चाइना के बीच में और रशिया के बीच में। तो सपोर्ट करना उस समय एक नेचुरल एक रिस्पॉन्स था। क्या वो अब नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा? वी डोंट नो। इवन अगर आप ये देखिए 2014 में जब अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स ने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद
पाकिस्तान और रशिया के बीच में रिलेशन है वो भी बेटर होने शुरू हो गए। इवन कुछ लोग तो इसको आरसीपी एक्सिस भी कह रहे हैं, रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। 2014 के बाद इनके बीच में रिलेशन बढ़े, क्योंकि जो ट्रंप थे ना, उन्होंने अमेरिकन जो सपोर्ट मिला करती थी पाकिस्तान को, उसको काफी हद तक रोक दिया था। क्योंकि जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन थोड़े से खराब होने लगे तो मॉस्को ने सोचा कि भाई यही मौका है मौके पे चौका मारने का। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत समय से जो है रशिया आउट चल रहा था, तो रशिया को यह लगा कि वो पाकिस्तान के बहाने से अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से एंट्री कहीं ना कहीं किसी तरीके से मार सकता है। और आप ये भी देखिए 2016 के अंदर ड्रिल भी हुआ इनके बीच में। और मजे की बात यह है कि पहले डिसाइड किया गया था कि जो ड्रिल है ना पाकिस्तान और रशिया का, वो गिलगित बाल्टिस्तान में होगा। अरे भाई गिलगित बाल्टिस्तान तो इंडिया का पार्ट है ना, जो कि पीओके का पार्ट भी है। तो इंडिया ने जब ऑब्जेक्शन रेज किया तो बाद में इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया। इवन 2018 के अंदर अमेरिका और रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेवल कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी हुआ है। हालांकि आज भी अमेरिका ऑब्वियसली जितने भी वेपन्स है वो अमेरिका से परचेज करता है, लेकिन फिर भी ना कहीं आप ये देख सकते हो कि रशिया अब धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता है। तो ये सब चैलेंज वगैरह आ रहे हैं। तो इस बीच में हम लोगों ने क्या किया, जब यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट रेट पे ऑयल ऑफर करना शुरू किया, और तब हम लोगों ने एक नया रूट रशिया के साथ जो है ओपन कर दिया। और आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ये रूट जो है चाइना से, चेन्नई से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ये सीधा जाता है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक दोस्तों रशिया की ईस्टर्न मोस्ट पोर्ट है। इनके बीच में, इंडिया के बीच में जो है वो एक सी रूट हम लोगों ने बनाया है, जहां से हम लोग मोस्टली ऑयल लेके आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि $65 बिलियन के आसपास की हमारी ट्रेड है, लेकिन इसमें से जो ज्यादातर ट्रेड है ना, एक्चुअली इंडिया डेफिसिट है। 61 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ हमारा है। हालांकि इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ऑयल ही परचेज करते हैं। क्योंकि इंडिया कोड का मेंबर है, तो रशिया कई बार ओपनली इंडिया से अपनी नाराजगी भी दिखाता है कि भैया तुम कोड के काफी आसपास जा रहे हो। $240 बिलियन की जो ट्रेड है रशिया और चाइना के बीच में वो बहुत ज्यादा है, तो इंडिया एक कंसर्न थोड़ा सा यहां पे हो सकता है। इवन पाकिस्तान को भी डिस्काउंटेड ऑयल देता है रशिया, इंडिया को तो देता ही है। और ये जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है जो मैंने आपको बताया, जितना उम्मीद की जा रही थी इस रूट से वो उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साउथ कोरिया और जापान जो है इस रूट का इंडिया के साथ यूज नहीं करते हैं। तो वो एक रीजन आप यहां पे मान सकते हो, जो कि ईस्टर्न जो यहां पे माना गया है। तो ये मलक्का स्ट्रेट, सीओ, जापान, साउथ चाइना सी वगैरह से होके जाता है। जो डिस्टेंस था इंडिया और रशिया के बीच में पहले 8675 नॉटिकल माइल था, ये घट के जो है अभी 5600 नॉटिकल माइल हो गया है। और ये इंडिया की एक पॉलिसी का पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे आप यही कह सकते हो कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग हैं, और उम्मीद यही रखी जाती है कि स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं फ्यूचर में और भी ज्यादा। हालांकि डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंडिया ने अभी अपनी डिफेंस इंपोर्ट्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जो है कोशिश की है पिछले कुछ सालों में, और आगे डेफिनेटली इसको हम लोग और भी करेंगे। उसके साथ साथ जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया खुद भी जो है उसको डोमेस्टिकली भी हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारी चीजें हैं जो इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशन को जो है डिफाइन करती हैं। और आई होप जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज था इंडिया और रशिया के रिलेशंस को लेके, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपका डेफिनेटली हुआ होगा। तो दोस्तों आज इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया श्रीलंका, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। वेल रिसर्च्ड वीडियो है। नोटबुक लेके बैठिए, अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं आप वहां पे नोट्स भी बना सकते हो। और ये जो पूरा टॉपिक है आईआर वाला, बायलैटरल रिलेशन वाला, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कोई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके और भी फ्रेंड जो एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।